Is this propositional logic in artificial intelligence. Okay, so this is one of the knowledge representation scheme that we used in order to represent some English like statements. ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कुछ स्कीम्स यूज करते हैं। कुछ जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास एक सिंबॉलिक लॉजिक होता है। सो सिंबॉलिक लॉजिक के अंदर जो हमारे पास एक मेथड आता है इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो वन ऑफ द मेथड इज दिस प्रोपोजिशनल लॉजिक। जो दूसरा मेथड होता है सिंबॉलिक लॉजिक के अंदर इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज प्रेडिकेट लॉजिक। ओके, सो फर्स्ट वी विल डू दिस प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसके बाद हम करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या होता है। ठीक है, सो लॉजिक इज कंसर्न्ड with the principles of drawing valid inferences from a given set of true statements. हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और वो स्टेटमेंट्स ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, और उन ट्रू स्टेटमेंट से हमने एक वैलिड इन्फ्रेंस ड्रॉ करनी है। वैलिड इन्फ्रेंस ड्रॉ करने का क्या मतलब है कि हमने एक नई नॉलेज कंक्लूड करनी है, एक नया सेंटेंस इन्फर करना है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स, और वो स्टेटमेंट्स क्या हैं? ट्रू हैं। सो लॉजिक इज कंसर्न्ड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। अब बात आती है प्रोपोजिशनल लॉजिक की, क्योंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो सिंबॉलिक लॉजिक की ही एक फॉर्म है। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होता है कि जो भी आपकी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर मेड बाय प्रोपोजिशंस। अब प्रोपोजिशन क्या होती है? एक ऐसी डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है, ऐसी डेक्लरेटिव स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट जो जहां ट्रू होगी जहां फॉल्स होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपोजिशंस। और प्रोपोजिशनल लॉजिक में बेसिकली हम ये प्रोपोजिशंस यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रोपोजिशन होती कैसे है बेटा? जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, इट इज संडे, तो ये क्या है? ये एक प्रोपोजिशन है। तो क्या आज संडे है? सो वेदर टुडे इज संडे, बताओ। नो, सो दिस प्रोपोजिशन इज फॉल्स। सो ये प्रोपोजिशन क्या होगी हमारी? फॉल्स। अब एक और प्रोपोजिशन की एग्जांपल नीचे दी हुई है, द सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। तो ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज अगेन फॉल्स प्रोपोजिशन। ओके, सो आई हैव रिटन अगेन अनदर प्रोपोजिशन एज 3 + 3 = 7। दिस इज अगेन फॉल्स प्रोपोजिशन। अगर मैं कहूं कि माई नेम इज विपुल शर्मा, सो वेदर दिस इज ट्रू proposition or false proposition? This is true proposition because my name is Vipul Sharma. Okay, so जो propositions होती हैं वो क्या है? कुछ ऐसी statements जो either true होंगी या false होंगी, but not both at the same time. ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि it is Sunday, ट्रू भी है फॉल्स भी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जहां कोई स्टेटमेंट ट्रू होगी, जहां वो फॉल्स होगी। तो इसीलिए हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को बुलियन लॉजिक भी बोलते हैं। वी कॉल दिस प्रोपोजिशनल लॉजिक एज बुलियन लॉजिक एज इट वर्क्स ऑन 0 and 1। इसमें 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, यही दो वैल्यूज होंगी। जैसे मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताई है, इट इज संडे। अब ये स्टेटमेंट जो है ये जहां तो 0 होगी या 1 होगी। 0 या 1 का क्या मतलब है? जहां ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है, हम उसमें बेटा सिंबॉलिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द लॉजिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ये स्टेटमेंट है, इट इज संडे, तो मैंने क्या किया? इस इट इज संडे इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया विद वन प्रोपोजिशन दैट इज ए। कोई भी नाम दे सकता हूं मैं, मतलब ये पूरी लाइन को मैंने एक प्रोपोजिशनल सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है।
जब मैंने लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस सेंटेंस को, तो मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट इज इक्वल टू ए, मतलब मैंने इसको ए मान लिया। क्लियर? अब उसके बाद एक और लाइन जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया कि जो प्रोपोजिशंस होती हैं जो वह ज्यादा या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, एट द सेम टाइम वो बोथ नहीं हो सकती। अब एक और चीज आती है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में, जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है इट इज संडे, और दूसरी स्टेटमेंट है द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना चाहता हूं, एक लाइन में लिखना चाहता हूं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं कि मैं कहूं कि माय नेम इज विपुल शर्मा and I lives in Amritsar. No, this whole sentence is composed of two propositions. One is my name is Vipul Sharma, और उसके बीच एक and लगा, और फिर लिखा मैंने I lives in Amritsar. So I lives in Amritsar is another proposition. ठीक है? अब ये दो स्टेटमेंट्स हो गई मेरे पास, इनके बीच एक रिलेशन है दैट इज एंड रिलेशन। अब इन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ता है प्रोपोजिशनल लॉजिक में, लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स आर जस्ट लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर्स होंगे, जैसे एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया, नेगेशन ऑपरेटर हो गया, इंप्लाइज ऑपरेटर हो गया, वो हम अभी आगे करेंगे कि कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव्स हम यूज करते हैं उनको या तो हम कहेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स, या हम बोलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है बेटा? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक प्रोपोजिशनल लॉजिक में, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया प्रोपोजिशन, हमें पता लग गई कि क्या होती है। प्रोपोजिशन इज जस्ट लाइक एन इंग्लिश स्टेटमेंट जो हमारे पास आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। कनेक्टिव्स भी हमें पता चल गया कि क्या होते हैं। कनेक्टिव्स आर कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। ये दो चीजें, प्रोपोजिशंस और कनेक्टिव्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में। और जो कनेक्टिव्स होते हैं, जो हम कनेक्टिव्स की बात कर रहे थे अभी, लॉजिकल कनेक्टिव्स की और लॉजिकल ऑपरेटर्स की, वो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ना दो तीन टर्म्स आती हैं। द फर्स्ट टर्म इज टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या होती है? न्यू टर्म। टॉटोलॉजी क्या होती है? हमारे पास बेटा जब हम एक, मान लो कोई हमारे पास प्रोपोजिशन है और उन प्रोपोजिशन की वैलिडिटी को हमने चेक करना है। वैलिडिटी मतलब कि हमने ये चेक करना है कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, हमने ये चेक करना है कि क्या ये वैलिड फॉर्मूला है, वैलिड सेंटेंसेस हैं कि नहीं है। तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड एज टॉटोलॉजी। ठीक है? ये मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि टॉटोलॉजी क्या होती है। बट राइट नो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, टॉटोलॉजी इज एनीथिंग दैट इज ट्रू फॉर ऑल द इंटरप्रिटेशंस, जिसमें हमारे पास हर इंटरप्रिटेशन के लिए वैल्यू ट्रू आएगी, दैट इज टॉटोलॉजी। ठीक है? अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है? कोई भी प्रोपोजिशनल फॉर्मूला which is always false, that is called as contradiction। तो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि टॉटोलॉजी का उलट हो गया। ठीक है? टॉटोलॉजी क्या होती है? that is true for all the interpretations, but contradiction is false, which is always false। ठीक है? अब जो हमारे पास बेटा हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, अब वो फॉर्मूला क्या होता है, जहां एक सेंटेंसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। ठीक है? अब जैसे बेटा ये कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं, द स्टेटमेंट्स लाइक द क्वेश्चंस, द कमांड्स और ओपिनियंस, दे आर नॉट प्रोपोजिशंस। जैसे वेयर इज रोहिणी,
ये एक प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रोपोजिशन क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट जहां ट्रू होगी, जहां फॉल्स होगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन राइज हो गया। So this is not a proposition. Proposition is always a statement that is either true or false. तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोजिशन नहीं बोलते। इतना क्लियर हो गया बेटा? इतना क्लियर है? हाँ जी। बेटा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, वनीता रानी। हाँ, करण शर्मा, राजन मेहता, बेटा क्लियर है सब कुछ? राजन मेहता क्लियर है बेटा यहां तक? सो आई एम नॉट गेटिंग यू। ओके, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, सिंटेक्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब बात क्या आती है, हम प्रोपोजिशन हमें समझ लग गई, कनेक्टिव्स हमें समझ लग गई, हमें ये भी पता लग गया कि कौन सी स्टेटमेंट्स प्रोपोजिशंस होती हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स प्रोपोजिशंस नहीं होती, और हमें ये भी पता चल गया कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं, वो होते हैं कनेक्टिव्स और प्रोपोजिशंस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, दैट इज द सिंटेक्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। सिंटेक्स, आप सी पढ़ते हो, आप सी प्लस प्लस पढ़ते हो, आप जावा पढ़ते हो, डॉट नेट पढ़ते हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें आप सिंटेक्स करते हो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होता है, ठीक है? एक हमारे पास वर्ड होता है सिंटेक्स, एक हमारे पास वर्ड होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, और सिंटेक्स इज कि हम कैसे उसको लिख रहे हैं, कि कौन से लॉ एबल रूल्स हैं उस सेंटेंस को लिखने के लिए। सो दैट इज बेसिकली द सिंटेक्स। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक में बेटा हमारे पास पहले तो ये आता है कि हमारे पास ना दो टाइप की प्रोपोजिशंस होती हैं। पहली प्रोपोजिशन को हम बोलते हैं एटॉमिक प्रोपोजिशन, और दूसरी प्रोपोजिशन हमारे पास होती है कंपाउंड प्रोपोजिशन। जो एटॉमिक प्रोपोजिशन है वो कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोपोजिशंस जो बड़ी सिंपल प्रोपोजिशंस होती हैं। सिंपल प्रोपोजिशन मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। इफ आई एम राइटिंग द सन इज हॉट, तो ये क्या है? ये एक बड़ी सिंपल प्रोपोजिशन है। माई नेम इज विपुल, एक सिंपल प्रोपोजिशन है। संजय इज अ बॉय, ये भी एक बड़ी सिंपल प्रोपोजिशन है। समीक्षा इज ए स्टूडेंट, ये भी एक बड़ी सिंपल प्रोपोजिशन है। तो जितनी भी छोटे छोटे सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स हम नहीं यूज करते, वो कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं या कौन सी प्रोपोजिशंस होती हैं? एटॉमिक प्रोपोजिशंस। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2+2 = 4, तो ये क्या है? ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है। तो 2+2 ये 4 हो गया, ये एक हमारी एटॉमिक प्रोपोजिशन बन गई, एंड दिस इज ट्रू। ये प्रोपोजिशन की वैल्यू क्या है? ट्रू, क्योंकि 2 + 2 4 ही होते हैं। अब नेक्स्ट प्रोपोजिशन हमारे पास आ गई, द सन इज कोल्ड। द सन इज कोल्ड क्या है? ये एक प्रोपोजिशन है, बट इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स, ठीक है? क्योंकि सन कोल्ड नहीं होता, द सन इज हॉट। तो इसलिए इस प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू है, ट्रुथ वैल्यू मतलब जो सही वैल्यू है, वो क्या है? फॉल्स। तो ये तो हमारे पास होगी एटॉमिक प्रोपोजिशंस, ऐसी प्रोपोजिशंस जिसमें हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट हो जो आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक प्रोपोजिशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? ऐसे सेंटेंसेस दैट आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग सिंपलर और एटॉमिक प्रोपोजिशंस। ऐसे सेंटेंसेस जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय कंबाइनिंग सिंपलर और एटॉमिक प्रोपोजिशंस, उनको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रोपोजिशंस, ठीक है? जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, इट इज रेनिंग टुडे। अगर मैं सिंगल यही स्टेटमेंट बोलूं, इट इज रेनिंग टुडे, तो ये क्या है? ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि या कंपाउंड स्टेटमेंट है? टेल मी। हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपल स्टेटमेंट। इट इज रेनिंग टुडे, दिस इज दिस लाइन डज नॉट हैव एनी कनेक्टिव, तो ये हमारे पास क्या होगी? एक एटॉमिक प्रोपोजिशन। अब
मैं लाइन क्या बोल रहा हूं, इट इज रेनिंग टूडे एंड स्ट्रीट इज वेट। अब इसके बीच एक कनेक्टिव आ गया जिसको हम क्या बोलेंगे, एंड। स्ट्रीट इज वेट एक प्रोपोजिशन है, इट इज रेनिंग टुडे एक प्रोपोजिशन है। इनके बीच एक लॉजिकल कनेक्टिव यूज हो गया, दैट इज एंड। एक कनेक्टिव यूज हो रहा है, दैट इज एंड। तो इसका मतलब क्या है, ये दो प्रोपोजिशंस हमने कंबाइन कर दी इनटू वन सेंटेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रोपोजिशन। सो कंपाउंड प्रोपोजिशन कौन सी होती है, ऐसी प्रोपोजिशन दैट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिंपलर और एटॉमिक propositions by making use of some parenthesis और लॉजिकल connectives। अब जैसे मेरे पास एक और स्टेटमेंट है, अंकित इज ए डॉक्टर एंड हिज क्लिनिक इज इन मुंबई। अब ये भी क्या है, दो प्रोपोजिशंस है, उनको एक कनेक्टिव एंड के साथ हमने कनेक्ट किया, तो ये हमारे पास कौन सी बन गई, कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है, समझ लग गई टॉमिक प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्योंकि बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास, अब पहली तो बात, अब पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। लॉजिकल कनेक्टिव्स कहाँ पे यूज होते हैं। अब हमें ये तो समझ लग गया कि जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो कहाँ पे यूज होते हैं, when we have to connect कंपाउंड स्टेटमेंट्स। जब कंपाउंड स्टेटमेंट्स हमें रिप्रेजेंट करनी होती हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में, तो हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज होते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स में क्या है बेटा, हमारे पास टोटल 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स आती हैं। 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहला हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव होता है निगेशन, जिसको हम नॉट भी बोलते हैं, नॉट। ठीक है, नॉट। और इसमें क्या है, जैसे मैं कहूं कि हमारे पास एक सेंटेंस है, राम इज अ बॉय। नो, राम इज अ बॉय, इसको मैंने प्रोपोजिशनल लॉजिक में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, विद पी स्टेटमेंट। विद पी स्टेटमेंट। तो अगर मैं लिख रहा हूं राम इज ए बॉय, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया विद पी, तो दैट मींस मैंने प्रोपोजिशनल लॉजिक में इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर दिया। बट व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस, अगर मैंने ये लिखना हो, राम इज नॉट ए बॉय, अब इसमें तो आ गया नॉट, तो नॉट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सो आई हैव टू यूज दिस कनेक्टिव निगेशन, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद दिस सिंबल निगेशन। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास ऐसी स्टेटमेंट आ गई, राम इज नॉट ए बॉय, तो मैं क्या करूंगा, पी के आगे निगेशन लगा दूंगा, जो मेरे को ये बता देगा कि ये एक नेगेटिव लिटरल है। क्योंकि जो एक स्टेटमेंट हो सकती है वो इधर या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि उसमें नॉट आ रहा है, तो नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी स्टेटमेंट में नॉट आ रहा है, हम ये सिंबल यूज करते हैं, दिस कनेक्टिव नॉट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होती है बेटा, कंजंक्शन इज, जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, रोहन इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब मैंने क्या किया, रोहन इज इंटेलिजेंट, इसको पी का नाम दे दिया, और हार्ड वर्किंग, रोहन हार्ड वर्किंग भी है, रोहन इज इंटेलिजेंट, रोहन इज हार्ड वर्किंग, मैंने रोहन इज इंटेलिजेंट को पी नाम दे दिया और रोहन इज हार्ड वर्किंग को क्यू नाम दे दिया। इनके बीच क्या कनेक्टिव आ रहा है, दैट इज एंड। तो मैंने एंड जो है ये सिंबल यूज किया। एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज किया, जैसे एक हम कह सकते हैं कि रिवर्स पी, रिवर्स वी, है ना, वी को उल्टा कर दिया, कैप टाइप, है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे। तो जो कैप होती है उसको उलट, कैप जो है वो बेसिकली एंड का साइन होता है, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ना है विद एंड ऑपरेटर। क्लियर, जैसे ये मेरे पास सेंटेंस था, रोहन इज इंटेलिजेंट, रोहन इज हार्ड वर्किंग, एक को पी दे दिया, एक को क्यू दे दिया। सो पी एंड क्यू क्या है हमारे पास, प्रोपोजिशंस। पी और क्यू क्या है, प्रोपोजिशन। और इस सेंटेंस को हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, हमने क्या लिखा, पी एंड क्यू। तो ये क्या हमारे पास बन गया, लॉजिकल इक्विवेलेंट और प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट इज रोहन इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। समझ लगी बेटा कंजंक्शन की और एंड ऑपरेटर की, समझ लगी है आपको।
हाँ जी राघव, ठीक है। शिवानी ठाकुर, कोई प्रॉब्लम अभी तक? ठीक है, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से हमने करना है, ताकि हमें, एक तो कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं और आपको उसको डिपेंडिंग ऑन कि आपको प्रेडिकेट लॉजिक या प्रोपोजिशनल लॉजिक में आपको उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना होता है। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि लॉजिकल कनेक्टिव्स होते क्या हैं, तो बेटा हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? दैट वाज व्हाई मैंने क्या किया है कि हर लॉजिकल कनेक्टिव के साथ उसकी एक एग्जांपल आपको बताई है कि ऐसे उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अब कंजंक्शन हमें पता चल गया कि ये एंड ऑपरेटर होता है, और ये कैप जो है दिस इज बेसिकली यूज्ड एज ए कनेक्टिव साइन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है? डिसजंक्शन इज और ऑपरेटर, और अब कई बार हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस साइन, दिस कैप को उलट कर दो, है ना। तो दिस इज पी और क्यू, दिस इज डिसजंक्शन। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, रितिका इज अ डॉक्टर और इंजीनियर। ठीक है। अब ऐसी स्टेटमेंट को प्रोपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने क्या किया, रितिका इज अ डॉक्टर, इसको पी प्रोपोजिशन का नाम दे दिया, और रितिका इज अ इंजीनियर, यहां पे गलत मैंने लिख दिया, डॉक्टर लिख दिया, रितिका इज इंजीनियर। ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया इसको क्यू। सो क्यू और पी हमारे पास प्रोपोजिशंस हो गई, जो हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में यूज कर रहे हैं। और इसमें कनेक्टिव कौन सा है? और। दैट इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जो होता है वो और ऑपरेटर होता है। और हमें पता है कि रितिका इज ए डॉक्टर और इंजीनियर, दिस इज पी, दिस इज क्यू, और बीच में और आ रहा है, तो और को रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस साइन। तो हमने क्या लिख दिया, पी और क्यू। तो ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की। क्लियर? सो डिस्टिंक्शन इज ऑल्सो क्लियर आई थिंक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या होता है? इम्प्लीकेशन में क्या है? ए सेंटेंस सच एज पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, ये कनेक्टिव आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, कि जिस जिस जगह पे हम लिखते हैं ए इंप्लाइज बी, हम लिखते हैं ना ए इंप्लाइज बी, उसका मीनिंग क्या होता है? दैट इज इम्प्लीकेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन। ये एक टाइप का इफ देन रूल है, कि अगर ये होगा देन दिस विल हैपन, है ना। जैसे इफ इट इज रेनिंग देन द स्ट्रीट इज वेट। अब जब रेनिंग होगी तभी स्ट्रीट वेट होगी। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा कनेक्टिव यूज करते हैं? दैट इज द इम्प्लीकेशन कनेक्टिव। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये एरो के साथ। ठीक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी गई थी? इफ इट इज रेनिंग देन द स्ट्रीट इज वेट। अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है इसमें। एक स्टेटमेंट है इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, हमने इट इज रेनिंग इसको पी नाम दे दिया, पी प्रोपोजिशन दे दिया। दूसरा था स्ट्रीट इज वेट, स्ट्रीट इज वेट को हमने क्यू प्रोपोजिशन का नाम दे दिया। बीच में कनेक्टिव है देन। देन मतलब इंप्लाइज, इंप्लाइज मतलब एक इसमें कंडीशन दी गई है कि अगर रेनिंग होगी देन द स्ट्रीट इज वेट। तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? दिस इंप्लीकेशन कनेक्टिव, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P implies Q। P implies Q का क्या मतलब है? इफ इट इज रेनिंग देन द स्ट्रीट इज वेट, हमने क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये प्रोपोजिशन लॉजिक इक्विवेलेंट उसका बनाया। ठीक है। सो implication is another connective that is used while representing the statements in propositional logic। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो लास्ट कनेक्टिव आता है, जिसको हम बोलते हैं बाय कंडीशनल, और डबल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं इसमें, हम मैथमेटिक्स में इसको डबल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। डबल इंप्लीकेशन क्यों बोलते हैं? आपने देखा होगा कि यहाँ पे बोथ साइडेड एरो है हमारे पास,
सिंगल इम्प्लीमेंटेशन में क्या था, हमारे पास राइट साइड की तरफ एरो जा रहा था। राइट साइड की तरफ क्यों जा रहा था कि अगर ये P ट्रू होगा तो Q होगा, है ना। तो इसमें क्या है, बाई कंडीशनल में क्या है, P डबल इम्प्लीकेशन Q। इसका क्या मतलब है कि इफ आई एम ब्रीथिंग देन आई एम अलाइव। तो अगर मैं ब्रीथ कर रहा हूं तभी मैं अलाइव हूं, और अगर इसका उलट करें, मैं अलाइव क्यों हूं, क्योंकि मैं ब्रीथ कर रहा हूं। ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए हमने इस सेंटेंस को अगर रिप्रेजेंट करना है, इफ आई एम ब्रीथिंग देन आई एम अलाइव, तो उस केस में क्या होगा, हमें डबल इम्प्लीकेशन दैट इज बाई कंडीशनल कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया, हमने क्या किया, आई एम ब्रीथिंग को हमने P मान लिया, आई एम अलाइव को हमने Q मान लिया, और हमने इसके बीच डबल इम्प्लीकेशन का साइन लगा दिया, दैट बिकम्स P बाई कंडीशनल Q और P डबल इम्प्लीकेशन Q. So these are the beta 5 connectives that we use in propositional logic in order to represent English like statements so that new knowledge can be inferred from the existing knowledge. तो यही हमारे पास propositional logic होता है। propositional logic क्या है, कुछ propositions होंगी, हमने कुछ जो अल्फाबेट्स हैं वो यूज करने हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, और कुछ कनेक्टिव्स, ये 5 टाइप के कनेक्टिव्स यूज करने हैं फॉर कनेक्टिंग द स्टेटमेंट्स, जो सिंपलर स्टेटमेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। क्लियर है इतना? हाँ जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछो। सुशील, बेटा क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, समझ नहीं आ रहा हो? हाँ, why I have chosen, I have prepared the slides like the way कि आपको साथ साथ में एग्जांपल्स जरूर बताऊं कि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज बेटा अगर आप बुक में देखोगे ना, तो बुक में डायरेक्टली बस इतनी लाइन लिखी होगी, implication में सेंटेंस सच एज P implies Q is called an implication, implication also if then rules। तो एग्जांपल के साथ उसमें नहीं दिया हुआ, so I have given these examples also so that you people can इजिली अंडरस्टैंड, आपको इजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा, देखो हमारे पास अब नेक्स्ट है, जैसे हमने ये एक मैंने समरी यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दी है कि जैसे दिस इज द सिंबल ऑफ एंड, वर्ड एंड यूज करते हैं, दिस इज टेक्निकल फॉर्म इज कंजंक्शन, ऐसे लिखते हैं ए एंड बी। और को कैसे लिखते हैं, दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड एज और, दिस इज डिसजंक्शन ए और बी। So this is basically the summarized form of these 5 connectives। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा देखो हमारे पास क्या आता है टॉपिक, नेक्स्ट इज ट्रूथ टेबल। मेरे को लगता है जब आप +2 में थे तो आपने ये ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा, है ना। ट्रूथ इज सही, टेबल इज जो आपको वैल्यू मिल रही है। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होता है, मैं बार बार आपको यही बात कह रहा हूं कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम जो प्रोपोजिशन होती है उसकी ट्रूथ वैल्यू को चेक करते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अंडर पॉसिबल सिनेरियोज, सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। मैं कहूं कि अच्छा एक मान लो रूम में लाइट लगी हुई है ना, तो वो लाइट ऑन कब होगी बेटा, ये बताओ, लाइट ऑन कब होगी, जब स्विच ऑन होगा तभी लाइट ऑन होगी। ठीक है, तो अगर स्विच ऑन है तो लाइट भी ऑन होगी। तो डेफिनेटली मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे को बता रहा है कि अगर वैल्यू ट्रू हुआ है तो आगे भी ट्रू ही होगा, है ना। अब ये हम कैलकुलेट करते हैं कि एक ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं जब हमने प्रोपोजिशंस की वैलिडिटी को चेक करना है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल बेटा, जैसे हमारे पास मान लो एक पी स्टेटमेंट है, पी इज एनी स्टेटमेंट, पी कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। तो अगर तो P मैं कहूं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू जहां ट्रू हो सकती है जहां फॉल्स हो सकती है, यही है ना। कोई भी स्टेटमेंट जहां ट्रू हो सकती है जहां
फॉल्स हो सकती है। तो नेगेशन, अगर हमने नेगेशन पी की ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास पी गिवन है कि पी की ट्रुथ वैल्यू क्या है, जहां वो एक बार ट्रू होगी जहां वो फॉल्स होगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नेगेशन पी क्या होगा? नेगेशन पी क्या होगा? नॉट हो गया। तो अगर पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा? फॉल्स। तो अगर पी फॉल्स है तो नेगेशन पी क्या होगा? ट्रू। मतलब उलट कर देना उसका। पी की जो भी ट्रुथ वैल्यू है, अगर उसका नेगेशन करना हो, उलट करना हो, तो वो क्या होगा? अगर वो ट्रू है तो हम उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, तो अगर फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी। यही है ना। नेक्स्ट आ जाता है फॉर कंजंक्शन। कंजंक्शन के केस में क्या है, देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, वन इज पी, सेकंड इज क्यू। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, वन इज पी, सेकंड इज क्यू। तो जहां तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, जहां क्या होगा, एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, जहां फिर पहली स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी, जहां दोनों ही फॉल्स होंगी। यही ट्रुथ वैल्यूज हमारे पास आएंगी दो स्टेटमेंट्स की। अब मैंने अगर ये चेक करना हो कि अगर P भी ट्रू है एंड Q भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट्स मेरे पास ट्रू हैं, मतलब मैंने अब ये लॉजिकल ट्रुथ टेबल किसके लिए ड्रॉ करना है, किसके लिए बनाना है? P एंड Q के लिए। P एंड Q का क्या मतलब है कि अगर दोनों चीजें ट्रू होंगी तभी हमारे पास आगे P एंड Q की वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं बेटा, कि मैं ये कहूं कि P एंड Q मेरे पास एक लाइट है, P एंड Q मेरे पास एक लाइट है। ये लाइट तभी ऑन होगी जब P वाला स्विच भी, एंड का क्या मतलब होता है? दोनों इकट्ठे। एंड का क्या मतलब होता है? दोनों इकट्ठे। और का क्या मतलब होता है? दोनों में से कोई भी। ऐसा ही होता है ना। अगर मैं कहूं कि इन 6th सेमेस्टर समीक्षा एंड निशा बोथ गो टू लाइब्रेरी एंड ब्रिंग वन बुक, तो इसका क्या मतलब हो गया? समीक्षा एंड निशा, ये दोनों को लाइब्रेरी में जाना है और वहां से बुक लेके आनी है। जब बोथ आ गया और एंड आ गया, एंड का मतलब है ये दोनों जाएंगी तभी बुक आएगी। ऐसा नहीं है कि एक चली गई, क्योंकि मैंने आपको, मैं कह सकता हूं आपको इंस्ट्रक्शन ही ये दी है एंड इकट्ठे। अगर मैं कहूं कि समीक्षा और निशा, तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये है कि आइदर समीक्षा और निशा, दोनों में से अगर कोई भी लाइब्रेरी में जाके बुक लेके आ सकता है। ठीक है। तो एंड के केस में क्या है, अगर P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो हमारे पास P एंड Q क्या बनेगा? ट्रू। अदरवाइज फॉल्स होगा। कैसे? मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा था कि P एंड Q, सपोज P एंड Q हमारे पास क्या है? एक लाइट है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइट तभी ऑन होगी अगर P वाला स्विच भी ऑन है और Q वाला स्विच भी ऑन है। अगर दोनों स्विचेस ऑन होंगे तभी लाइट ऑन होगी, अदरवाइज लाइट क्या होगी? ऑफ ही रहेगी। अब आप मेरे को ट्रुथ वैल्यू बताओ बेटा, P ऑन है और Q वाला स्विच भी ऑन है, लाइट ऑन होगी? बताओ। ठीक है। अब P वाला स्विच ऑन है और Q जो है वो स्विच बंद है, लाइट ऑन होगी? तो हमने क्या लिख दिया? हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? फॉल्स। अब नेक्स्ट, P वाला स्विच बंद है और Q वाला ऑन है, लाइट ऑन होगी? हमने फिर फॉल्स लिख दिया। अब दोनों ही स्विच बंद हैं तो लाइट ऑन होगी? नहीं होगी। तो फिर क्या वैल्यू आ गई? फॉल्स आ गई। तो ये होता है ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट करनी इन स्टेटमेंट्स की, दैट इज P एंड Q। अगर P एंड Q को मैं उसकी वैलिडिटी चेक करना चाहता हूं विद एंड, तो मैं ये, मेरे पास ट्रुथ टेबल बनेगा। अब नेक्स्ट आ गया फॉर डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन के केस में क्या होता है बेटा? अब देखो अगेन, डिस्टिंक्शन क्या है? और का क्या मतलब है कि अगर दोनों स्विचेस में से कोई भी स्विच ऑन होगा, एक भी स्विच ऑन होगा, लाइट चल पड़ेगी।
अब दोनों स्विच ऑन है, लाइट चलेगी, और के केस में चलेगी, क्योंकि दोनों स्विच है। मैंने क्या कहा था, जहां तो दोनों ऑन हो जहां एक ऑन हो, लाइट ऑन हो जाएगी। अब P वाला स्विच बंद है और Q वाला स्विच ऑन है, और के केस में क्या था, कोई भी स्विच ऑन हो लाइट चल पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। नेक्स्ट अगेन P की स्विच ऑन है और Q वाला स्विच बंद है, तो फिर ट्रू हो गया, क्यों, एक स्विच भी ऑन होगा तो ट्रू हो जाएगी। दोनों स्विचेस बंद है तो लाइट ऑन नहीं होएगी, so this is false. So this is the way how we calculate the truth value in case of propositional logic. अब नेक्स्ट क्या आ जाता है बेटा, implication. अब implication के केस में आपने क्या याद रखना है, implication में क्या होता है बेटा, कि जब तक हमारे पास हम ये नहीं देखते कि P ट्रू है कि नहीं है, P फॉल्स है कि नहीं है, क्या है, हम बेसिकली क्या चेक करते हैं कि जब हमारे पास Q फॉल्स आएगा और P ट्रू होगा, इन ओनली दैट केस P implies Q is false, otherwise it is always true. P implies Q में अगर हम ट्रुथ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि जब हमारे पास P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, उस केस में ही हमारे पास वैल्यू फॉल्स आएगी, बाकी के केसेस में हमारे पास जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या आती है, ट्रू आती है। और जो डबल इंप्लीकेशन है उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, आइदर P और Q, आइदर P और Q। अब जैसे इस केस में P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। इस केस में P फॉल्स है और Q ट्रू है, इस केस में भी क्या आ गई, फॉल्स। मतलब अगर दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, तो वैल्यू ट्रू आएगी, अगर एक भी फॉल्स है तो वैल्यू फॉल्स आएगी इन केस ऑफ बाई कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। तो ये ट्रुथ वैल्यूज जो हैं ये आपको बेटा याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको कंक्लूड नहीं करने आ रही ट्रुथ वैल्यूज, तो आप एक स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकते, फॉर्मूला की वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकते। वो मैं आपको आगे बताता हूं कि हम स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द, यही हमारे पास 5 कनेक्टिव्स थे, और पांचों कनेक्टिव्स की ट्रुथ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कि पी नेगेशन के केस में क्या होता है, अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेगेशन क्यों, निगेशन पी का क्या मतलब है, उसका उलट कर दो, अगर ट्रू है तो फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो ट्रू है, ठीक है। कंजंक्शन के केस में क्या किया हमने, P एंड Q, P एंड Q के केस में क्या है कि जब दोनों स्विचेस ऑन होंगे तभी हमारे पास लाइट ऑन होगी, मतलब ट्रू होगा, अदरवाइज P एंड Q की वैल्यू फॉल्स ही आएगी। डिसजंक्शन के केस में, और के केस में क्या था कि आइदर P ट्रू हो या Q ट्रू हो, जहां दोनों ट्रू हो तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। इंप्लीकेशन के केस में क्या था कि अगर हमारे पास P ट्रू है और Q फॉल्स है, अगर इस कॉम्बिनेशन में ही हमारे पास फॉल्स वैल्यू आएगी, अदरवाइज वो ट्रू होगी। और बाई कंडीशनल के केस में क्या है कि अगर P हमारे पास फॉल्स आ जाता है या Q फॉल्स आ जाता है, नॉट बोथ एट द सेम टाइम, तो हमारे पास वैल्यू फॉल्स आनी है। अगर दोनों बोथ ट्रू है या दोनों बोथ फॉल्स हैं तो हमारे पास ट्रू वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो ये तो होगी ट्रुथ वैल्यूज ऑफ जब हमारे पास दो प्रोपोजिशंस है P और Q। अगर नेक्स्ट केस, कई बार बेटा हमारे पास ये भी आ जाता है कि हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट्स ना 3 आ जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, माय नेम इज विपुल एंड आई लिव्स इन अमृतसर एंड आई वर्क एट IKGPTU अमृतसर कैंपस। तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास 3 स्टेटमेंट्स हो गई जिनके बीच हम कनेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, है ना। मेरे पास एक स्टेटमेंट होगी माय नेम इज विपुल, सेकंड स्टेटमेंट होगी आई लिव्स इन अमृतसर, और थर्ड स्टेटमेंट होगी आई वर्कड एट IKGPTU अमृतसर कैंपस, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट्स आ गए। तो दैट मींस इसमें मैंने एक स्टेटमेंट को P का नाम दे दिया, एक को Q का नाम दे दिया और एक को R का नाम दे दिया, यही है ना, PQR। तो अब इस केस में ट्रुथ वैल्यूज जो ट्रू फॉल्स वो कैसे आता है बेटा, अब हमारे पास 3 प्रोपोजिशंस बन गई हैं। तो जब हमारे पास 3 प्रोपोजिशंस बनती हैं
उस केस में हमारे पास ये जो ट्रू 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 फॉल्स, तो ये कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो टोटल 8 बनते हैं। ठीक है, 8 कैसे? 2 रेज टू पावर 3, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने 2 की पावर रेज टू पावर कर दो, उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं बेटा? जैसे मैंने क्या किया, पी में पहले 4 बार ट्रू लिख लिया, 4 बार फॉल्स लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्यू के नीचे 2 बार ट्रू लिख लिया, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, और आर के नीचे 1 बार ट्रू। मतलब पी क्यू आर के ये मेरे पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो हम इंटरप्रिटेशंस की। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है बेटा? देखो, पहले हमने निगेशन आर कैलकुलेट करना है। निगेशन आर का क्या मतलब है? निगेशन आर, हम किसको देखेंगे? आर को। आर क्या था पहले? ट्रू। तो निगेशन आर क्या हो गया? हाँ जी, फॉल्स। जब आर की वैल्यू फॉल्स थी तो निगेशन आर की वैल्यू क्या हो गई? ट्रू। सो दिस इज द वे वी हैव कैलकुलेटेड द निगेशन आर। अब उसके बाद क्या आ रहा है? पी, ये कौन सा सिंबल है बेटा? और डिसजंक्शन, P और Q। अब P मेरे पास ट्रू था, Q मेरे पास ट्रू था, तो मेरे पास P और Q की वैल्यू भी क्या आनी थी? ट्रू आनी थी। अब P भी है, Q फिर ट्रू है, इसकी वैल्यू फिर ट्रू आ गई मेरे पास। तो मेरे के पास उसी केस में फॉल्स आएगी। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर एक भी स्विच ऑन है तो हमारे पास वैल्यू ट्रू ही आनी है। अब ये केस, लास्ट केस में क्या था? दोनों P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो हमारे पास क्या आ गया? फॉल्स फॉल्स। सो दिस इज द वे बेटा कि वी कैलकुलेट दिस ट्रुथ वैल्यूज। जैसे ये है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज नॉट R। तो बेटा मेरे को बता सकते हो ये कैसे कैलकुलेट किया है? ये फॉल्स ट्रू कैसे आया, बता सकते हो? P इंप्लाइज Q कहाँ था? ये वाला, दिस वन, यही है ना बेटा? P इंप्लाइज Q ये था। ठीक है, और नेगेशन आर कौन सा है? ये वाला कॉलम। मतलब P इंप्लाइज Q ये वाला कॉलम हो गया, नेगेशन आर मेरे पास ये वाला कॉलम हो गया। अब इन दोनों के बीच मैंने इंप्लाइज की वैल्यू, ट्रुथ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। और इंप्लाइज के केस में मैंने आपको बताया था कि उसी केस में फॉल्स वैल्यू होगी जिस केस में, तो ये इसको मान लो P इंप्लाइज Q को क्या मान लो आप? P, और इसको मान लो R। तो जिस केस में हमारे पास P की ट्रू होगी और R की फॉल्स होगी, उसी केस में फॉल्स वैल्यू होगी, बाकी सभी केसेस में ट्रू होगी। सो दिस इज अ वे जो इसकी ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट की गई है। ये हम कुछ और एक्सरसाइजेस करेंगे और क्लैरिटी होगी आपको। अभी आपको क्योंकि ये सारा ट्रुथ टेबल एक ही टेबल में दिया गया है, इसलिए थोड़ा आपको हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो। व्हेन वी विल डू सम एग्जांपल्स इन ट्यूटोरियल तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा प्रेसिडेंस ऑफ कनेक्टिव्स। प्रेसिडेंस ऑफ कनेक्टिव्स का क्या मतलब होता है कि जब हमने एक प्रोपोजिशनल लॉजिक में जब हम स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसके बाद कई बार हमने उस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करना होता है। तो एवेल्युएशन के टाइम पे हम कौन सी प्रेसिडेंस है ना, वो आपने बॉड मास पढ़ा होगा। तो ऐसे ही जो लॉजिकल सिंबॉलिक लॉजिक में जो हम प्रेसिडेंस यूज करते हैं, तो फर्स्ट प्रेसिडेंस हम देते हैं पैरेंथेसिस को, सेकंड प्रेसिडेंस देते हैं हम निगेशन को, थर्ड प्रेसिडेंस हम कंजंक्शन को, फोर्थ डिसजंक्शन को, देन इम्प्लीकेशन को, और बाई कंडीशनल को। ठीक है, सो दीज आर द प्रेसिडेंस रूल्स दैट वी यूज इन प्रोपोजिशनल लॉजिक इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, एक आपने ये चीज याद रखनी है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है? ये एक फीचर है प्रोपोजिशनल लॉजिक का, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या दो प्रोपोजिशंस हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, लॉजिकल इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है। बेटा जैसे ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है दैट इज पी, ये क्या है? एंड के और,
बेटा व्हाट इज दिस? दिस इज एंड। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है दैट इज P एंड Q। तो मैंने इसको लिख दिया इक्वल टू Q एंड P। अब मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है? कहता P एंड Q वो उसके इक्विवेलेंट होता है किसके? Q एंड P के। अब मैंने इसको चेक करना हो कि क्या ये चीज लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं है। वो कब होगी? वो कब होगी अगर P एंड Q की जो ट्रुथ वैल्यूज हैं Q एंड P के इक्विवेलेंट आ जाएंगी, तो मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों चीजें लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं। ये दोनों चीजें लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। कैसे? बेटा देखो मेरे पास यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट पढ़ो, लेट्स टेक टू प्रोपोजिशंस ए एंड बी। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या है कि हमने क्या करना है कि मेरे पास एक ये स्टेटमेंट है दैट इज निगेशन ए और बी, और दूसरी तरफ है मेरे पास ए एंड ए इंप्लाइज बी। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये वाली स्टेटमेंट इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉजिकली इक्विवेलेंट तभी होंगी अगर ये नेगेशन ए और बी की ट्रुथ वैल्यू ए इंप्लाइज बी के इक्विवेलेंट आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। कैसे? जैसे मैंने सबसे पहले, अब देखो इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने के लिए निगेशन ए और बी और ए इंप्लाइज बी, मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को ए और बी की ट्रुथ वैल्यूज जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने क्या लिखा? ए ट्रू हो देखो ए भी ट्रू हो सकता है, बी दोनों ट्रू है। ये हमने पहले कर लिया है ना, ये लिख लिया। अब देखो निगेशन ए, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? निगेशन ऑफ ए। निगेशन ऑफ ए कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो ए की ट्रुथ वैल्यूज थी उनको निगेट कर दो। तो ए की सबसे पहली ट्रुथ वैल्यू क्या थी? ट्रू। तो हमने यहां पे क्या कर दी? फॉल्स। फिर ए की वैल्यू क्या थी? ट्रू। हमने क्या कर दी? फॉल्स। फिर यहां पे थी फॉल्स, हमने क्या कर दी? ट्रू। फिर उसके बाद थी फॉल्स और हमने क्या कर दी? ट्रू। तो ये हमारे पास क्या बन गया? जो जो ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ए। अब हमने निगेशन ए की ट्रुथ वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने किसकी कैलकुलेट करनी है? निगेशन ए और बी की। निगेशन ए और बी। निगेशन ए मेरे पास ये वाला कॉलम है बेटा, और बी मेरे पास ये वाला है। अब इन दोनों के बीच और मैंने कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? निगेशन ए मेरे पास फॉल्स है और बी मेरे पास ट्रू है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? बताओ। एक वैल्यू ट्रू है, एक फॉल्स है, एक स्विच ऑन है, एक बंद है। तो और के केस में मेरे पास क्या होगा? लाइट ऑन होगी कि नहीं होगी? तो यहां पे ट्रू लिख दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद क्या? निगेशन ए, इसका भी स्विच बंद है और बी का भी स्विच बंद है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? फॉल्स। अब उसके बाद निगेशन ए का स्विच ऑन है और बी का स्विच भी ऑन है, तो अगेन हमारे पास इसकी ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू आ गई। ठीक है, तो सिमिलरली निगेशन ए हमारे पास ट्रू है, बी हमारे पास फॉल्स है, तो अगेन एक स्विच ऑन था, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई। सो दिस इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ, और हम कह सकते हैं कि ट्रुथ वैल्यूज ऑफ निगेशन ए और बी। इस वाले जो फॉर्मूले की हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब हमने ये चेक करना था कि ये वाला फॉर्मूला जो है निगेशन ए और बी, ये ए इंप्लाइज बी के लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉजिकल इक्विवेलेंस में हम क्या चेक करते हैं? अगर नेगेशन ए और बी की सारी ट्रुथ वैल्यूज उसके बराबर आ जाएंगी, तो हम कह देंगे ये वाले इस चीज के इक्विवेलेंट है। अब हम ए इंप्लाइज बी की ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए ट्रू है, बी ट्रू है, तो ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। ओनली इन दैट केस, जिस केस में ए ट्रू होगा और बी फॉल्स होगा, उसी केस में हमारे पास ए इंप्लाइज बी की वैल्यू फॉल्स आएगी, बाकी के केस में ट्रू आएगी। अब इन दोनों की वैल्यूज को मैच करो। निगेशन ए और बी की पहली ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू। ए इंप्लाइज बी की भी क्या है? ट्रू। तो इसका मतलब फर्स्ट जो रो थी वो मैच कर गई। अब सेकंड में फॉल्स है, तो इस केस में भी क्या है? फॉल्स है, तो सेकंड रो भी मैच कर गई, थर्ड भी मैच कर गई और फोर्थ भी मैच कर गई।
नाउ वी कैन कंक्लूड कि इसकी भी ट्रुथ वैल्यूज जो हैं वो सारी सेम है एज कंपेयर टू ए इंप्लाइज बी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। समझ लग गई बेटा कैसे चेक करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं समझ लगा बेटा तो मेरे से आप पूछ सकते हो। अब आप लोगों ने बेटा एज ए होम असाइनमेंट क्या करना है, आपने ये कुछ लॉज दिए गए हैं, जैसे ये P इंप्लाइज Q इज इक्वल टू Q, P और एंड Q इज इक्वल टू Q एंड P। आपने ये चेक करना है कि क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, वो कैसे चेक करना है? सिमिलरली जैसे यहां पे ये देखो, आप P के नीचे ट्रू लिख दोगे, B के नीचे ट्रू लिख दोगे, जैसे ये कैलकुलेट किया ना वैसे ही आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पहले P एंड Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, फिर Q एंड P की कैलकुलेट कर लोगे। अगर वो ट्रुथ वैल्यूज सेम आ रही हैं सो दैट मींस आपने कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर दिया बाय मेकिंग यूज ऑफ ट्रुथ टेबल अप्रोच। ट्रुथ टेबल अप्रोच यूज करके आपने ये कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर दिया। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ को हमने प्रूव करना है, ऐसे ही हमने इस लॉ को आइडेंटिटी लॉ को प्रूव करना है। सो वी हैव दीज डिफरेंट लॉज जो पेपर में कई बार आ जाते हैं, कि आपको जैसे पेपर में आ जाएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ आपने प्रूव करना है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ इज negation P and Q is equal to negation of P or negation of Q. So this is called as De Morgan's law. तो बेटा आपने ना एज ए होम असाइनमेंट ये लॉज जो हैं ये आपने प्रूव करके देखने हैं। मैंने 2-3 एग्जांपल्स ऊपर आपको दे दिए हैं कि कैसे हम ट्रुथ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा, क्योंकि जितना भी हमने किया है उसमें बेटा आपको तभी समझ आनी शुरू होगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे चीजों की। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स, ये कुछ मैंने लॉज यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। नाउ ट्राई टू प्रूव। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी देन वी विल डिस्कस इन द ट्यूटोरियल। तब तक आप ये करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो कि हमें ये चीज नहीं पता लगी, मैं फिर आपको करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लास्ट इज लिमिटेशंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। लिमिटेशंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक का क्या मतलब है कि आपने देखा है कि ऊपर हम क्या कर रहे थे, सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और सेंटेंसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस क्या था? कुछ सिंबल्स थे। अब बेटा आपने देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, माय नेम इज विपुल एंड आई लिव्स इन अमृतसर, तो इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक में बेटा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ? माय नेम इज विपुल एंड आई लिव्स इन अमृतसर, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में? हाँ जी बेटा राघव। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। सो दैट मीन्स P एंड Q, मैंने P एंड Q लिख दिया, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट कर दिया इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या थी? माय नेम इज विपुल एंड आई लिव्स इन अमृतसर। P एंड Q के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा मैं लिखवाता हूं आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज माय स्कूल इज इन अमृतसर एंड माय होम टाउन इज गुरदासपुर। इस स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ जी बेटा राघव। माय स्कूल इज इन अमृतसर एंड माय होम टाउन इज गुरदासपुर, इस स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे राघव? यस, सो दिस इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। क्या कि अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट थी पहली, वो देखो उसमें कुछ और मीनिंग था, उस स्टेटमेंट का कुछ और मीनिंग था, तो उसका जो लॉजिकल इक्विवेलेंट जो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम उसको जब हमने उसको रिप्रेजेंट किया तो उसमें भी P एंड Q लिख दिया। तो जब हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट थी
उसमें स्टेटमेंट कुछ और थी तो उसको भी पी एंड क्यू लिख दिया। अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि पी और क्यू का मतलब और पी एंड क्यू का मतलब जो दूसरी स्टेटमेंट और पहली स्टेटमेंट है वो डिफरेंशिएट तो नहीं हो रहा ना, वो डिफरेंशिएट तो हो ही नहीं रहा। दोनों के केसेस में हम सेम ही लॉजिकल इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है हमारे पास उसका, ठीक है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक कि इसमें हमें उस स्टेटमेंट के अंदर क्या ऑब्जेक्ट थे, क्या एंटिटीज थी वो समझ नहीं लगती, क्योंकि हम होल सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं विद सम प्रोपोजिशन आइदर पी और क्यू। एक तो ये लिमिटेशन है, मतलब इसकी जो एक्सप्रेसिव पावर है वो बड़ी लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड एक्सप्रेसिव पावर है। एंड सेकंड इज जो प्रोपोजिशनल होता है लॉजिक, उसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चंस लाइक स्टेटमेंट्स हाउ और ओल्ड राघव इज, वेयर इज समीक्षा, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि जैसे ये स्टेटमेंट है ऑल द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, जिस स्टेटमेंट्स में हमारे पास ऑल आ रहा है, सम आ रहा है, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते। बट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स तो ऐसे होनी चाहिए ना कि जिसमें हम हर टाइप की सेंटेंस को, हर टाइप की नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकें। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कहें कि ये सेंटेंसेस रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ये वाले नहीं होंगे। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसकी वजह से प्रेडिकेट लॉजिक जो हमने कल के लेक्चर में करना है वो डेवलप हुआ, ठीक है। ड्यू टू दीज लिमिटेशंस, दैट इज द लिमिटेड एक्सप्रेसिव पावर, एंड we cannot describe statements in terms of their properties or logical relationships, or we can't represent statements that include all or some or none। ऐसी स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, इसीलिए हमारे पास जो प्रेडिकेट लॉजिक था वो डेवलप हुआ, जिसकी एक्सप्रेसिव पावर प्रोपोजिशनल लॉजिक से ज्यादा होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोपोजिशनल लॉजिक जो हमने किया है। एक बेटा इसमें मैं आपके साथ अगर ये स्क्रीन शेयर कर पाऊं, जस्ट वेट, एक छोटा सा बेटा इसमें था टॉपिक जो हमने अभी किया था। हाँ जी, बस ये लास्ट बेटा अभी हमने टॉपिक करना है एक। सो आर यू एबल टू सी दिस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेटमेंट्स? ये दिख रहा है बेटा? ठीक है, ये एक लास्ट टॉपिक है, ये भी प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर ही आता है, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं वहां पे, है ना। अब स्टेटमेंट्स में क्या आता है कि स्टेटमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब जैसे ये पहली प्रॉपर्टी है सेटिस्फाइएबल। सेटिस्फाइएबल प्रॉपर्टी क्या होती है? कहता है कोई भी स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट और एनी स्टेटमेंट इज सेड टू बी सेटिस्फाइएबल इफ इट इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है बेटा? जैसे ये देखो, दिस इज वन इंटरप्रिटेशन, P की वैल्यू ट्रू, नेगेशन P की वैल्यू फॉल्स, तो लास्ट ट्रू आई है, तो ये क्या है? दिस इज वन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दूं, P Q दिया हुआ है, P दिया हुआ है ट्रू, Q दिया हुआ है ट्रू, तो P और Q की इंटरप्रिटेशन क्या हो गई? ट्रू। समझ लगी बेटा आपको? इसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। मतलब P की वैल्यू ट्रू थी, Q की वैल्यू ट्रू थी, P और Q की वैल्यू भी क्या आई? ट्रू। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ P और Q। अब P एंड Q की इंटरप्रिटेशन भी क्या है? ट्रू। निगेशन P की इंटरप्रिटेशन क्या है? फॉल्स। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब सेटिस्फाइएबल में क्या है? कहता है कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाइएबल तब होगी इफ इट इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन इंटरप्रिटेशन। अगर एक भी इंटरप्रिटेशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट क्या होगी? सेटिस्फाइएबल। अब बेटा जैसे ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ये देखो कि आपके पास ये है P और Q। अब इसमें क्या है? पहली इंटरप्रिटेशन के लिए भी ट्रू है, दूसरी इंटरप्रिटेशन के लिए भी ट्रू है, तीसरी इंटरप्रिटेशन के लिए भी ट्रू है।
लास्ट इंटरप्रिटेशन के लिए फॉल्स है। बट सेटिस्फाइएबल की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एक भी इंटरप्रिटेशन ट्रू है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेटिस्फाइएबल। तो क्या ये P और Q सेटिस्फाइएबल है, बताइए। हाँ जी बेटा, P और Q सेटिस्फाइएबल है, यस। क्यों, क्योंकि अगर एक भी ट्रू है तो दैट मीन्स दैट इज सेटिस्फाइएबल। अब नेक्स्ट आ जाओ, P एंड Q, इसमें फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ट्रू है, बाकी तीनों फॉल्स है, तो क्या ये सेटिस्फाइएबल है, क्योंकि एटलीस्ट एक तो है। निगेशन P की इंटरप्रिटेशन अगर देखें तो उसमें भी दो ट्रू हैं, अगर P इंप्लाइज Q की देखें तो उसमें तीन ट्रू हैं, तो दैट मीन्स ये सारे की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, सेटिस्फाइएबल स्टेटमेंट्स। समझ लगी सेटिस्फाइएबल की। अब नेक्स्ट स्टेट प्रॉपर्टी, टॉटोलॉजी, जहां वैलिड स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट वैलिड तब होगी जहां टॉटोलॉजी हम तब कहेंगे इफ ऑल द इंटरप्रिटेशंस आर ट्रू, जब सारी की सारी इंटरप्रिटेशंस ट्रू होंगी उसी केस में टॉटोलॉजी होगी, अदरवाइज टॉटोलॉजी नहीं होगी। अब आप इस पर्टिकुलर अगर हम फिगर में देखें तो इसमें कोई टॉटोलॉजी है नहीं, कोई भी टॉटोलॉजी नहीं है, क्योंकि हर किसी के केस में एक ना एक वैल्यू फॉल्स है, और टोटोलॉजी तो वो होती है जिस केस में सारी ट्रू वैल्यूज हो। अगर आपको मैं ये आपको फिगर दिख रही होगी नीचे बेटा, ये वाली फिगर आपको दिख रही है, इस केस में कोई टोटोलॉजी है, इस केस में ये टोटोलॉजी है, P और निगेशन P टोटोलॉजी है, यस। क्यों, क्योंकि इसकी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन भी ट्रू है और सेकंड इंटरप्रिटेशन भी ट्रू है, सो दैट मींस दिस इज वैलिड स्टेटमेंट और दिस इज ए टोटोलॉजी। अब समझ लगी सेटिस्फाइएबल प्रॉपर्टी की और वैलिड प्रॉपर्टी की और टोटोलॉजी की। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्शन। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कॉन्ट्राडिक्शन जो होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्शन इज टोटोलॉजी का उलट, रिवर्स। तो टोटोलॉजी क्या थी, टोटोलॉजी तभी होगी जब सारी स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन हमारी ट्रू होगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन के केस में अगर सारी पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हमारे पास फॉल्स हैं तो वो क्या होगी हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन। अब जैसे ये देखो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है P एंड निगेशन P, तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्ट इंटरप्रिटेशन भी फॉल्स आई, सेकंड इंटरप्रिटेशन भी फॉल्स आई, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन। समझ लगी कॉन्ट्राडिक्शन की, जब सारी वैल्यूज इंटरप्रिटेशंस की फॉल्स आ रही हैं दैट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, जब सारी वैल्यूज हमारे पास ट्रू आ रही हैं दैट इज ए टोटोलॉजी और या वैलिड स्टेटमेंट, जब एक एटलीस्ट वन वैल्यू भी हमारे पास ट्रू आ रही है तो दैट इज ए सेटिस्फाइएबल। अब नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये हमने कर भी लिया है। लॉजिकल इक्विवेलेंस के केस में क्या होता है बेटा, अभी बताया था आपको मैंने लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, बताओ लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। हाँ जी बेटा, लॉजिकल इक्विवेलेंस किया था ना हमने, यस। जब दोनों फॉर्मूलाज की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह देंगे कि दीज टू फॉर्मूलाज आर लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब एक और हमारे पास आता है इंटेलमेंट। इंटेलमेंट का क्या मतलब होता है, इंटेलमेंट इज अगर मैं लिख रहा हूं P इंटेल्स Q, और उसको टेक्निकली कैसे लिखते हैं, P दिस स्लैश इक्वल टू Q, इसको ऐसे लिखते हैं टेक्निकली। अगर मैंने लिखना हो P इंटेल्स Q, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, वेन एवर P इज ट्रू, जब भी P ट्रू होगा सो इज Q, तो Q भी ट्रू होगा।